हेलो दोस्तों। तो सभी लोग जुड़ जाओ फटाफट। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जो एमपीपीएससी एफएसओ का जो पेपर हुआ 2025 में। अभी कुछ देर पहले ही मैंने इसमें एमपी का कितना पोर्शन था, आईसीटी का कितना था और करंट अफेयर कितना पोर्शन था, ये डिस्कस किया है। और साथ में ही हमने ये चीज़ भी डिस्कस करी है कि एमपी में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, और जो छोटे एक दो टॉपिक थे उनको हम लोगों ने छोड़ दिया था। तो अभी हम लोग इसके क्वेश्चनों को फटाफट देख लेते हैं और आंसरों को देख लेते हैं। ज़्यादा हम एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाएंगे, सीधे सीधे क्वेश्चन और आंसर उस पर टिक करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे। पेपर अच्छे लेवल का था, इस तरीके से ही हमारा क्वेश्चन एमपीपीएससी यही कभी आने वाला है। तो इससे हमको एक दिशा मिल जाएगी कि हाँ, पेपर अब अच्छे लेवल के पूछे जा रहे हैं, तो थोड़ी तैयारी थोड़ा डीप में करना जरूरी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन, मशीन लर्निंग का वह प्रकार जो मॉडल को पर्यावरण की खोज करके और कुछ कार्यों के लिए पुरस्कार या दंड प्राप्त करके सीखने की अनुमति देता है, उसे कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है सुदृढ़ीकरण शिक्षण। इसको इंग्लिश में था, मैंने कुछ आंसर लिख लिए हैं कॉपी में, तो उन्हीं से देख देख के मैं बताते जाऊंगा। तो इंग्लिश में इसका आंसर मैंने देखा था, तो इंग्लिश में इसका आंसर आ रहा था सुदृढ़ीकरण, इसका अर्थ है रेफरेंस रेफरेंस लर्निंग करके, तो हिंदी में इसका ये होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, नूरजहां प्रजाति का आम मध्य प्रदेश में किस जिले में पाया जाता है? ये इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, अलीराजपुर में। उसके बाद बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 पर नीति आयोग की दूसरी रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के निम्न में से किस जिले में 2015-16 से 2019-21 के बीच गरीबों के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है? तो कहाँ पर सबसे जो कमी है वो दर्ज की गई है? तो ये दर्ज की गई है अलीराजपुर में। उसके बाद मध्य प्रदेश औद्योगिक संवर्धन नीति 2025 का उद्देश्य वर्ष 2030 तक राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को 2.9 लाख करोड़ रुपए से कितना करने का लक्ष्य रखा गया है? करंट का क्वेश्चन है, तो ये 6 लाख करोड़ रखने का मतलब लक्ष्य रखा गया है। तो बहुत ही करंट वाले क्वेश्चन, जो रिसेंट के ही क्वेश्चन थे एमपी के, वही क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब इसमें कौन सा कथन सही है? तो सबसे पहले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग का उपडोमेन है। मशीन लर्निंग का उपडोमेन है, मशीन लर्निंग डीप लर्निंग का उपडोमेन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीप लर्निंग का उपडोमेन है, डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक उपडोमेन है। तो ये वाला क्वेश्चन इसका सही आंसर हो जाएगा, डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक उपडोमेन है, ये वाला। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन ये था कि गोंड जनजाति के प्रमुख टोटेम उनके प्रतीकों को सही क्रम में सम्मिलित कीजिए। बहुत खतरनाक क्वेश्चन, जो किसी ने पढ़ा भी नहीं होगा आज तक, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया है। अब जिसने इसको डीप में पढ़ा हुआ है उसको तो आंसर पता चल जाएगा, लेकिन जिसने डीप में नहीं पढ़ा है उसको तो आंसर बिल्कुल पता नहीं चलेगा। जैसे कि अब इसमें हम लोग क्या तुक्का मार सकते हैं? जैसे टीकम से हम लोग देख लिए तो टीक का पेड़, ये एक तुक्का लगाया जा सकता है। जैसे सी का फोर है ना, तो सी का फोर एक ही ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। वैसे तो सही भी है ये, लेकिन इन चीज़ों को जान भी लेते हैं हम लोग। जैसे कि एक आएगा नेतम, मतलब होता है कुत्ते का नाम होता है। एक एक वाकरा, वाकरा से अब सोचेगा आदमी बकरा, बकरा नहीं होता है, ये होता है जंगली बिल्ली का नाम। उसके बाद टीकम, तो टीक का पेड़, और इरापत्तरी महुए के पेड़ को बोला जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय भोपाल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? जो जनजाति संग्रहालय दो हैं, देखो, एक तो बादल भोई जो छिंदवाड़ा में है वो अलग है, और एक ये जनजाति मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय ये अलग है। तो इस चीज़ को हमको ध्यान रखना है, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि एक बार ये क्वेश्चन आया था। तो ये वर्ष 2013 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद ट्राइबल हेरिटेज ऑफ मध्य प्रदेश पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं एच एल शुक्ला। उसके बाद मध्य प्रदेश में बजट 2025-26 में देवी अहिल्याबाई कौशल विकास कार्यक्रम के लिए स्वीकृत राशि कितनी थी? तो जो शुरू में जो स्वीकृत राशि थी, करंट अफेयर क्वेश्चन है, ये थी 25 करोड़, लेकिन बाद में इसको बढ़ा के कर दिया गया 100 करोड़। तो इस चीज़ को हमको ध्यान रखना है। उसके बाद मध्य प्रदेश में हलाली नदी किस नदी की सहायक नदी है? हलाली नदी परियोजना हम लोगों ने पढ़ा है, हलाली नदी परियोजना, तो ये किस नदी पर है? तो ये है बेतवा नदी पर है, शायद, शायद नहीं कंफर्म, बेतवा नदी पर ही है हलाली नदी परियोजना। इसको मैं और कंफर्म कर लेता हूँ, बस तो उसी पे ही है। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग जाते हैं आगे। मध्य प्रदेश में किलो का मोती, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सीधा सीधा ग्वालियर का किला, ये आ जाएगा। उसके बाद चलते हैं आगे।
आगे जैसे हम लोग चले गए, मध्य प्रदेश में रेल सेवा आयोग यानी रेल चयल मंडल जो आरआरबी है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये भोपाल में है। इजी क्वेश्चन। उसके बाद सन 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक थी? तो किस क्षेत्र में थी? ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें सबसे पहले देखो, जो 2011 की जनगणना के हिसाब से ये पश्चिमी क्षेत्र में इसकी अनुसूचित जनजाति की संख्या सर्वाधिक है। तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं, पश्चिमी क्षेत्र किधर आएगा, है ना? तो पश्चिमी क्षेत्र ना आके दक्षिणी क्षेत्र आएगा, इस तरीके से कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन पश्चिमी क्षेत्र है, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार आया था अपने एमपीएससी में भी, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। उसके बाद सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली एनकोडिंग योजना, ACII का पूर्ण रूप है, ACII का फुल फॉर्म, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये है इसका फुल फॉर्म। उसके बाद निम्नलिखित में से किस महत्वाकांक्षी योजना का देश में सर्वोच्च क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश को वर्ष 2021, 22, 23 और 23-24 में भारत सरकार द्वारा अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो ये कौन सी महत्वाकांक्षी योजना थी? तो ये वाली योजना, महत्वाकांक्षी योजना शायद इसको देख लेते हैं, ये कृषि अवसंरचना निधि योजना है, जहाँ तक मुझे कंफर्म लग रहा है। इसको देख लेते हैं एक बार फटाक से, महत्वाकांक्षी योजना, महत्वाकांक्षी योजना कृषि संरचना निधि, सही बात है, कृषि अवसंरचना निधि यही है। उसके बाद मध्य प्रदेश में से कौन सी नदी पश्चिम वाहिनी नहीं है? तो देखो, पश्चिम वाहिनी यानी कि ईस्ट टू वेस्ट जो भी नदी नहीं बहती है, तो उसमें टिक लगाना है। जैसे नर्मदा तो बहती है, उसके बाद ताप्ती नदी ये भी बहती है। अब कंफ्यूजन हो जाता है माही और बेतवा नदी में, है ना? तो बेतवा नदी तो सही ऑप्शन है इसका। जो माही नदी है वो थोड़ा पश्चिम की ओर बहती है, उसके बाद फिर मतलब कि थोड़ा उत्तर की ओर जाती है, उसके बाद फिर पश्चिम की ओर जाने लग जाती है। तो इस चीज़ को थोड़ा समझना है, इसका आंसर बेतवा होगा। उसके बाद मध्य प्रदेश में खनिज नीति कब घोषित की गई थी? मध्य प्रदेश में खनिज नीति 1995 में, 1995 में, सही बात है, सही ऑप्शन है। उसके बाद मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, तो राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग जो है, इसको देख लेते हैं, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग 1995 में पारित किया गया था। उसके बाद संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक व आर्थिक हितों की रक्षा तथा उन्हें सामाजिक अन्याय से बचाए जाने का प्रावधान है? किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 16 में है ये प्रावधान। तो ये चीज हमको ध्यान में रखना है कि शैक्षणिक एवं आर्थिक न्याय, शैक्षिक आर्थिक हितों बचाने के लिए अनुच्छेद 46 में है, ये अनुच्छेद 46 में है, ये ऑप्शन करेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद देवी अहिल्याबाई होलकर का जन्म कब हुआ था? तो देवी अहिल्याबाई होलकर का जन्म जो है 31 मई 1725 में हुआ था। देखो 1725 वाले सारे ऑप्शन, मतलब 3 ऑप्शन दे दिए, ये तो चलो कट जाता। उसके बाद यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट डेट दी थी, जिसको एग्जैक्ट डेट पता होगी वही ऑप्शन सही कर पाता। उसके बाद भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुच्छेद 243 बी के अंतर्गत कौन सा विषय नहीं आता है? तो कौन सा विषय इसमें नहीं आता है? इसमें मत्स्य उद्योग नहीं आता है। उसके बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? राज्य निर्वाचन आयुक्त की इसमें 243 के करके है, तो 243 इसका ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति स्वयं को खुटिया पटेल कहती है? तो खुटिया पटेल कौन सी जनजाति कहती है अपने आप को? ये कहती है सहरिया जनजाति। उसके बाद ओरछा पर्यटन स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले, बहुत आसान क्वेश्चन, निवाड़ी जिले में है, क्योंकि नया जिला बन गया है। और ये क्यों क्वेश्चन आ रहा है? इस क्वेश्चन, ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। करंट अफेयर से इसलिए जा रहा है क्योंकि 2027 में ओरछा ओरछा बनने वाला है, मतलब निवाड़ी को यूनेस्को हेरिटेज में लेना है, मतलब यूनेस्को हेरिटेज साइट बनने वाला है ये, हेरिटेज साइट। इसी वजह से ये क्वेश्चन आया है हमारे इसमें। उसके बाद मध्य प्रदेश के किस साहित्यकार को साहित्य एवं शिक्षा योगदान के लिए 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश
साहित्यकार को शिक्षा में योगदान के लिए, शिक्षा में योगदान के लिए, शिक्षा में योगदान के लिए देख लेते हैं। विशेष बहुउद्देशीय जगदीश जोशी का इसका नाम है, इसको किया गया सम्मानित। उसके बाद पांडव जलप्रपात, पांडव जलप्रपात किस नदी की सहायक नदी पर है, किस नदी की सहायक नदी पर है, इस चीज को ध्यान से पढ़ना है। ये नहीं ऐसे में तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए इनको अच्छे से हम लोगों को देख लेना है। पांडव जलप्रपात किस नदी की सहायक नदी पर है, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा कि नदी की सहायक नदी पर है। उसके बाद मध्य प्रदेश का मंदसौर शहर, ये पुराना क्वेश्चन है, सिवना नदी के तट पर है। उसके बाद पूरा स्थल कायथा की खोज किसने करी थी, कायथा की खोज किसने की थी, वी.एस. वाकड़कर। हिस्ट्री का पहला एक दो शब्द, मतलब पहले पन्ने के बाद दो चार शब्द के बाद इन्हीं का नाम है। राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग उज्जैन में किस यज्ञ को संपन्न किया था, ये हिरण्य गर्भधान यज्ञ को। उसके बाद मध्य प्रदेश के बजट 25-26 के अनुसार विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग बैगा भरिया एवं सहरिया के परिवारों को कुपोषण से मुक्ति दिलाई जाने हेतु आहार अनुदान योजना जो अभी लॉन्च की है एमपी में, मतलब चल रही है, में परिवार की महिला मुखिया के बैंक खाते में प्रतिमाह कितने रुपए दिए जाते हैं, 1500 रुपये दिए जाते हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा भोपाल की महिला नवाब नहीं थी, तो भोपाल की महिला नवाब कौन सी नहीं थी, तो ये थी हजरत महल बेगम करके, ये नहीं थी, बाकी तो सारी थी। हाँ ये नहीं थी, बाकी इनके बारे में तो हमने पढ़ा ही है कि ये थी गुलसिया सिकंदर जहां शाहजहां बेगम, ये थी। उसके बाद चलते हैं आगे। पूरा स्थल काय था कि ये तो वापस हो गया क्वेश्चन, मतलब ये पेज वापस मैंने ऐड कर दिया था कॉपी से। मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल मंगू भाई पटेल का जन्म स्थान कहाँ है, देखो गुजरात में तो है, इतना तो अपन को पता है, गुजरात सब ऑप्शन में दिया देखो बेवकूफ़ बनाने के लिए, लेकिन यह है नवसारी गुजरात। अगस्त 2024 में भारत में पहली डेंगू वैक्सीन के तीसरे चरण का निदानिक परीक्षण किस स्वदेशी डेंगू वैक्सीन के साथ किया गया, बड़े खतरनाक क्वेश्चन पूछ लिया था, जिसने पढ़ा होगा उसी को पता होगा, बाकी ये ऑप्शन गलत ही हो सकता है। तो इसका ऑप्शन मैंने देखा था, कहाँ पे तो लिखा हूँ, ये है अगस्त 2024, अगस्त 2024। डेंगू के लिए डेंगू डेंगी ऑल, ये है इसका आंसर, डेंगी ऑल। इसके बाद संभागीय आयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वप्रथम सन 1829 में संभागीय आयुक्त पद सृजित किया गया था, सही बात। इसे जिला कलेक्टर्स के कार्यों पर निगरानी रखने के लिए सृजित किया गया था, सही बात है, दोनों सही हैं। उसके बाद पिथौरा चित्रकला मध्य प्रदेश की किस जनजाति से संबंधित है, तो भील जनजाति से संबंधित है पिथौरा कला, पिथौरा कला भील जनजाति, सही बात है। उसके बाद वनाधिकार अधिनियम किस वर्ष अनुसूचित किया गया, ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, इसके 3 पॉइंट हैं, अपने को ध्यान रखना है। 3 पॉइंट मैंने लिख दिए थे, 3 पॉइंट हैं अपने। वनाधिकार अधिनियम, वनाधिकार अधिनियम कहाँ गया, वनाधिकार 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 अधिनियम। देखो वनाधिकार जो अधिनियम है ये प्रपोज कब हुआ था, यानी कि कब चर्चित, मतलब वहां पे लाया गया होगा, तो वो लाया गया था ये 2007 में, जिसका आंसर हो जाएगा अधिसूचित कब किया गया, 31 दिसंबर 2007, ये एग्जैक्ट डेट, ये इसका सही आंसर। उसके बाद जो इसको प्रपोज कब किया गया, इसको बताया कब गया, तो ये बताया गया था 2006 में, और लाया कब गया 2007 में, अधिसूचित कब किया गया 2007 में, और जनवरी 2008 में इसको लागू कर दिया गया। तो इन चीज़ को हमको ध्यान में रखना है, 3 चीज़ बड़ा कन्फ्यूजन करता है। उसके बाद चीलर बांध किस जिले में है, चीलर बांध किस जिले में है, तो इस चीज़ को हम लोग को देख लेना है। तो चीलर बांध शाजापुर में है। उसके बाद
जमगोदरानी पहाड़ी पर स्थित पवन चक्कियां किस जिले में स्थित है? तो यह है बड़वानी। जमगोदरानी बड़वानी, बड़वानी नहीं, जमगोदरानी देवास, देवास में है ये पहाड़ी। यहाँ पे बहुत सारी पवन चक्कियां हमको देखने को मिल जाती है। उसके बाद मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण को पर्यटन को बढ़ावा देना, ग्रामीण रहवासियों को सुलभ एवं सस्ता परिवहन उपलब्ध कराना, ये क्या है? इसका ऑप्शन है ग्रामीण रहवासियों को सुलभ और सस्ता परिवहन उपलब्ध कराना। इसके बाद आगे, जुलाई 2025 में वनडे श्रृंखला में मध्य प्रदेश की किस महिला क्रिकेटर ने इंग्लैंड के विरुद्ध 6 विकेट लेकर राष्ट्रीय पहचान बनाई? इसका बहुत चर्चा में नाम चल रहा था, क्रांति गौड़ करके टीकमगढ़ की, जो उसका बहुत नाम चल रहा था अभी, तो उसी के बारे में है। द अगरिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं वेरियर एल्विन, द अगरिया पुस्तक का नाम है। उसके बाद इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर जो विभिन्न तकनीकी डिजाइनों के माध्यम से सेंसर के पास आने वाली वस्तुओं की उपस्थिति या अनुपस्थिति का पता लगाता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे बोला जाता है मोशन सेंसर। मोशन सेंसर नहीं, इसको प्रॉक्सिमिटी सेंसर बोला जाता है। तब तो लगा ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर आएगा, इसका ऑप्शन मैंने देखा था, कंफर्म कर लेते हैं अपन। प्रॉक्सिमिटी सेंसर सही बात है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर। भील जनजाति में अतक, भयंकर खतरनाक क्वेश्चन जनजाति से, अतक और ओदक क्या है? जिसने नहीं पढ़ा उसको पता ही नहीं होगा, जो गोंड जनजाति के बारे में पढ़ा होगा उसको भी नहीं पता होगा जो चीज़ पूछी गई थी पिछले बार में। तो ऐसे ही इसमें है, तो यह सामाजिक रीति रिवाज है। एकदम खतरनाक क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं इस बार इनमें जनजाति से। विशेष बहुउद्देशीय जनजाति एसएमपीटी विकास खंडों को जनजाति विकास खंड के नाम से जाना किस पंचवर्षीय योजना में? तो ये है तृतीय पंचवर्षीय योजना। 1920-21 में सागर में रतौना सत्याग्रह क्यों हुआ था? तो रतौना सत्याग्रह इसलिए हुआ था क्योंकि कसाईगर की स्थापना था, उसके विरोध में किया गया था। अब आ जाते हैं लास्ट वाले पोर्शन में। तो इंदौर से मालवा अखबार का प्रकाशन कब हुआ? देखो मालवा अखबार जो है अपना, ये पहला हिंदी अखबार था और इसका प्रकाशन 6 मार्च 1949 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत निर्धारित अधिकतम सजा। ये क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। इसके दो आंसर देखने को मिल रहे हैं, आजीवन कारावास और मृत्युदंड, ये दोनों आंसर इसके हो सकते हैं। तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, इसमें बहुत सारे लोग देखना जो ऑब्जेक्शन इसी में लगेगा, यही क्वेश्चन में, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन सही हो रहे हैं इसमें। मध्य प्रदेश में बिदरी का संबंध किससे है ना? तो बिदरी का संबंध इसमें है, बिदरी, एक और ऑप्शन कहाँ चला गया इसका, बिदरी का संबंध कृषि से, कृषि उत्सव से, ये बैगा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। हार्डवेयर स्तर पर किसी विशेष डिवाइस समग्र नियंत्रण संचालन और प्रबंधन की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाती है? तो ये सौंपी जाती है डिवाइस ड्राइवर को, डिवाइस ड्राइवर को। केन बेंतवा लिंक परियोजना मध्य प्रदेश के साथ साथ किस राज्य को लाभान्वित करेगी? तो ये उत्तर प्रदेश को लाभान्वित करेगी। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं। इस क्वेश्चन, अगर इन पूरे क्वेश्चनों के आंसर को एनालाइज किया जाए तो पेपर का जो हमारा लेवल है, पेपर का लेवल पूरा मिटा के इसको से लिख देते हैं, पेपर का लेवल मॉडरेट टू हार्ड किसके लिए? जिसने एमपीजीके पढ़ा है, जिसने नहीं पढ़ा या फिर ऊपर से पढ़ा है, ऊपर से पढ़ा है, उसके लिए हार्ड। जिसने पढ़ा है उसको भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन, खतरनाक क्वेश्चन थे जो बनते ही नहीं, आईसीटी वाले क्वेश्चन नहीं बनते, जनजाति वाले क्वेश्चन नहीं बनते, बस थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगा के उनमें टिक मारना था, जैसे कि वो बताया मैंने, तो उससे अपना ऑप्शन टिक हो जाता। बाकी नदी वाले क्वेश्चन इजी क्वेश्चन थे हमारे, नूरजहां आम वाले सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया गया था। इस तरीके से बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन भी पूछे गए हैं और हार्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये पेपर को मॉडरेट बनाने का एक तरीका रहता है, क्योंकि अगर एक साथ हार्ड क्वेश्चन पूछ लेंगे तो बड़ा एकदम लोग कन्फ्यूजन में डूब जाएंगे कि क्या है क्या है क्या है करके। इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि आदमी थोड़ी असमंजस में ना डूबे कि क्या हो गया मेरे साथ में, इस तरीके से। तो उन चीज़ों को समझने के लिए क्वेश्चन अच्छे दिए गए हैं,
बाकी जो अच्छे से तैयारी करेगा उसके लिए सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, जो अच्छे से तैयारी नहीं करेगा उसके लिए सारे क्वेश्चन खतरनाक क्वेश्चन है। तो बिल्कुल तैयारी अपन को जारी रखनी है। अब इसी पेपर को देख लो, इस पेपर को देख के ही हम समझ सकते हैं कि हमारा पेपर जो आएगा वो भी इसी लेवल का रहेगा। अब हम सोचे कि पुराने पेपरों के जैसे सिंपल क्वेश्चन आ जाए, तो ऐसा नहीं होता है। अब वो टाइम जा चुका है कि पहले सिंपल क्वेश्चन आते थे, उसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे। और ये सोच के अगर हम ऊपर ऊपर से पढ़ लें या फिर थोड़े बहुत क्वेश्चन देख लें और सोचें कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। इस चीज़ को समझो, इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमको अगर तैयारी करनी है तो ये हमारी ही जिम्मेदारी है, और ये सिलेक्शन लेना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम अपने आप में सीरियस नहीं होंगे तो कोई सीरियस नहीं होगा। अगर दूसरा किसी के पढ़ने से हमारा सिलेक्शन हो जाए तो बताओ, किसी के पढ़ने से अपना सिलेक्शन नहीं होने वाला है। अपना सिलेक्शन अपने पढ़ने से होगा और अपनी समझ से होगा, अपने कॉमन सेंस से होगा। कुछ क्वेश्चन में कॉमन सेंस लगाना पड़ता है, टाइम बाउंडेशन भी रहता है, इसलिए 40% नंबर इनमें लाना जरूरी ही है। 40% नंबर यानी कि समझ लो 15-60 नंबर जो है हमारे कम से कम आने चाहिए। कम से कम बता रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा तो 90 नंबर तक लाए हैं लोगों ने। उतने नंबर आ गए तब वेल गुड होता है। तो इन चीज़ को बिल्कुल समझना है, अच्छे से तैयारी करती जानी है। बिल्कुल हम छोड़ के रहेंगे, अगर हमने पढ़े होते तो खटाखट हम आंसर मार देते। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें देखे देखे मुझे भी लग रहे थे, कुछ क्वेश्चन में मैं फंसा तो मैंने उन क्वेश्चन के आंसर लिख लिए थे कॉपी में, ताकि आगे आने वाले क्वेश्चन में अगर रिपीटेड हो तो वो हमको बन जाए। तो बिल्कुल इसी तरीके से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों को, ताकि इसका एनालिसिस वो भी देख सकें। ये पार्ट 2 है हमारी वीडियो का। तो मिलते हैं नए अपडेट के साथ में। ओके, थैंक यू।